Good morning, class. We are approaching to the improvement in food researches पार्ट थर्ड। आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसर्चेज का। आज हम लोग पढ़ते हैं अप्रोचेज विच इन्हेंस द क्रॉप इल्ड प्रोडक्शन, यानी कि वो अप्रोचेज जिससे कि हम क्रॉप इल्ड के प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। आप ऐसा कि नोट्स में देख सकते हैं 3 फैक्टर है, जैसे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होता क्या है। वैसे फैक्टर जिन पे सारा कुछ प्रोडक्शन, जिनके ऊपर सारा कुछ पैदावार डिपेंड होता है और हम इन्हेंस अपने इल्ड को कर पाते हैं, वो सारे फैक्टर के बारे में हम डिटेल आज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में आता है फैक्टर बाई विच वैरायटी इम्प्रूव कैन बी डन आर। जैसे गुड और हेल्दी सीड हमारी होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो फैक्टर है कि हमारा गुड और हेल्दी सीड होना चाहिए। सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक वो टेक्निक होता है जिसमें 2 डिसिमिलर प्लांट को आपस में मेट कराया जाता है, जिससे कि वो नया क्रॉप वैरायटी क्रॉप इल्ड दे सकें, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 और मोर जीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस ए न्यू वैरायटी विथ गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द क्रॉप्स। यानी कि जब भी कोई ऐसा अगर 2 डिसिमिलर प्लांट है जिसको कि हम आपस में मेट कराते हैं, तो आपस में जो दोनों की गुड क्वालिटी है वो आपस में वो नए इम्प्रूव्ड वैरायटी जो सीड्स का है, जो दोनों से उत्पन्न होकर मिल रहा है, उसमें आ जाएगा, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। इससे बहुत सारे राइस हो गए, वीट हो गए, पैडी हो गए, अलग अलग किस्म के अलग अलग जो पैदावार होते हैं, अलग अलग सीड्स होते हैं, अलग अलग हम टेक्निक्स इम्प्रूव कराते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ टू बी पोसेस्ड बाय इम्प्रूव्ड सीड और फैक्टर फॉर विच वैरायटी इम्प्रूव इन क्रॉप इट डन। जैसे हायर एल्ड, सबसे पहले हमारा जो एम क्या होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि जो भी हम खेती कर रहे हैं उससे हमको इल्ड जो मिले, पैदावार मिले, वो प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, पर एकड़ में प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, ये हमारा मेन फैक्टर होता है। दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी, यानी कि जो भी हम क्रॉप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्ट्स क्रॉप टू क्रॉप, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। बायोटिक यानी कि लिविंग बींग्स जो के बेसिस पे है, लिविंग बींग्स के बेसिस पे उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, कोई भी फसल को नुकसान ना पहुंच पाए। और एबायोटिक रेजिस्टेंस लाइक हीट का, टेम्परेचर का, एयर का, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। और जो हम सीड्स जो यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट कंडीशन में, वो डिफरेंट हायर प्रोडक्शन पे हमारा वो हमारा हर जगह एक्सेप्टेबल हो, उसको वाइडर एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। और डिज़ायर इकोनॉमिक ट्रेड्स क्या बोलते हैं? डिज़ायर इकोनॉमिक ट्रेड्स में आ गया क्रॉप विच कंटेंट डिज़ायर इकोनॉमिक ट्रेड्स लाइक हाइट, ब्रांचिंग, लीफ, सेट्स हाई प्रोडक्शन। यानी कि जैसे हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो जो अलग अलग जो हाइट और ब्रांचिंग के बेसिस पे जो होगा, वो डिज़ायर्ड इकोनॉमिक ट्रेड, जैसा हम पैदावार करने चाहें, जैसा हम फसल बोना चाहें, वैसा वो डिज़ायर्ड इकोनॉमिक ट्रेड्स उत्पन्न करेगा। अब क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में होता है कि अलग अलग स्टैंडर्ड सेट हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो होता है हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, इरिगेशन करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं, तो हमारा वो न्यूट्रिएंट गेट होता है और हमारा जो फसल है और मिट्टी है वो पैदावार भी होती है, अच्छी होती है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रिक्वायर सम एलिमेंट फॉर देयर ग्रोथ, दीज एलिमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को भी अलग अलग, जैसे हम इंसान होते हैं, अलग अलग हमको खाना चाहिए, अलग अलग चीज़ चाहिए जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके, उसी तरह प्लांट को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। जैसे एयर से उसको क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर से क्या मिलता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और सॉइल से क्या मिलता है उसको? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज अमाउंट पे जो न्यूट्रिएंट प्लांट को ज़रूरी होते हैं उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फ़र चाहिए। ये प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पे गेट करता है और तभी ये
पैदावार जो होता है वो फसल की उन्नत किस्म को और जो क्रॉप्स होते हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ा पाता है। माइक्रो न्यूट्रेंट में जैसे स्मॉल जो ट्रेस अमाउंट में प्लांट को ज़रूरत पड़ते हैं वो आयरन हो गया, मैंगनीज़ हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो ये स्मॉल ट्रेस अमाउंट में चाहिए। इसके अलावा और प्रोडक्शन हाई करने के लिए हमको मैन्यूर और फर्टिलाइज़र भी चाहिए। टू इंक्रीज द yield द सॉइल कैन बी इनरिच बाई सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइज़र। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स भी हम ऐड कराते हैं। मैन्यूर जो होता है वो नेचुरल होता है और फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन मेड होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग ने पढ़ा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, और इम्प्रूव क्वालिटीज़ के बारे में, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, वाइडर एडोप्टेबिलिटी के बारे में, डिज़ायर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।